जानेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग कैसे की जाती है, यानी कि उनकी मैच्योरिटी टाइम के हिसाब से, अनकलेक्टेबल अकाउंट्स क्या होती हैं, इनकी एंट्रीज कैसे होती हैं, बैलेंस शीट अप्रोच क्या होती है, डायरेक्ट राइट ऑफ इनडायरेक्ट राइट ऑफ मेथड क्या होता है, और इनकी एंट्रीज कैसे होती हैं। मर्चेंडाइजिंग कंपनी पढ़ रहे थे कि वो कंपनीज जो एक जगह से प्रोडक्ट्स परचेज करती हैं और आगे सेल करती हैं, जिसको वो इन्वेंट्री कहती है, ऐसी कंपनीज मर्चेंडाइजिंग कंपनीज कहलाती हैं। उनका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 3 स्टेप्स उसमें होते थे। पहला ये था कि इन्वेंट्री परचेज करती है, उसके बाद है उस इन्वेंट्री को क्रेडिट पे यानी अकाउंट पे सेल किया जाता है, फिर जब वो अकाउंट रिसीवेबल रिसीव हो जाते हैं तो कैश मिल जाता है। तो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो मर्चेंडाइजिंग कंपनीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है, और इनकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें सबसे बड़ा एसेट जो है वो अकाउंट रिसीवेबल होता है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस मर्चेंडाइजिंग कंपनीज वो अकाउंट पे यानी क्रेडिट पे ही करती है। अकाउंट रिसीवेबल एक करंट एसेट है क्योंकि ये जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है, यानी विद इन 3 मंथ्स, 2 या 3 मंथ्स के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए ये करंट एसेट है। और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स क्योंकि सबसे पहले आते हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल पहले कैश और कैश इक्विवेलेंट आता है, उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के फ़ौरन बाद अकाउंट रिसीवेबल लिखा जाता है। A company's ability to generate cash needed for routine business operations depend on the amount, collectibility and maturity dates of account receivable। एक मर्चेंडाइजिंग कंपनी को अपने डेली जो बिज़नेस अफेयर्स होते हैं, बिज़नेस ऑपरेशंस होते हैं, उनमें जो कैश की ज़रूरत होती है उनको पूरा करना, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट कितनी है उस पर डिपेंड करता है, कलेक्टिबिलिटी यानी कितने अरसे में ये कलेक्ट हो जाएंगे, और मेच्योरिटी डेट कितना टाइम ड्यू है, यानी 30 डेज़ का टाइम दिया या 2 मंथ्स का टाइम दिया है आपके कस्टमर ने कि वो कब अकाउंट रिसीवेबल पे करेगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम ये देख सकते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल कब रिसीव होंगे। तो जितनी जल्दी अकाउंट रिसीवेबल रिसीव होते हैं एक कंपनी को, उतना ही वो कंपनी के लिए अच्छा है, क्योंकि वो ये शो करता है कि कंपनी जो है डेली बेसिस पे इनफ कैश इसके पास मौजूद है अपने रोज़मर्रा की कैश की नीड्स को पूरा करने के लिए। बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल को जिस अमाउंट, जो अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहा जाता है अकाउंट रिसीवेबल की। नेट कोई भी चीज़ उस वक्त कहलाती है जब उसमें से कुछ माइनस हो जाता है। तो अकाउंट रिसीवेबल की जो वैल्यू हम बैलेंस शीट में लिखते हैं वो नेट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू तब बनती है जब उस अकाउंट रिसीवेबल में से वो अकाउंट रिसीवेबल माइनस हो जाते हैं जिन्हें हम ये कहते हैं कि वो अब कलेक्ट नहीं होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ अकाउंट रिसीवेबल जिन्हें हमने सोचा होता है कि कलेक्ट हो जाएंगे, वो नहीं कलेक्ट होते। उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं, उसको आगे देखते हैं। अनकलेक्टेबल अकाउंट्स एक्सपेंस। अनकलेक्टेबल ऐसे अकाउंट रिसीवेबल जो कलेक्ट ना हो सकें। द अकाउंट रिसीवेबल दैट हैज़ बीन डिटरमाइंड टू बी अनकलेक्टेबल इज़ नो लॉन्गर एन एसेट। जब अकाउंट रिसीवेबल को आप देखते हैं, ये मैनेजर्स देखते हैं कि काफ़ी अर्सा हो गया, अकाउंट रिसीवेबल का टाइम जो दिया था वो 30 डेज़ था फॉर एग्जांपल, यानी 1 महीना था या 2 महीने थे, तो काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद भी, यानी 1 महीना जो टाइम था या 2 महीने उसको गुजरने के बाद भी अकाउंट रिसीवेबल नहीं मिल रहे हैं, तो फिर जो मैनेजर्स होते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल को अनकलेक्टेबल कह देते हैं कि ये अनकलेक्टेबल है, यानी अब ये नहीं मिलेंगे, टाइम काफ़ी गुजर चुका है, क्योंकि रिटर्न प्रॉमिस तो इसमें कोई है नहीं, अकाउंट पे है, सारी बातें ज़ुबानी हुई, तो अब ये अकाउंट रिसीवेबल हमें नहीं मिल सकते। तो जब एक अकाउंट रिसीवेबल को आप ये डिटरमाइन कर देते हैं कि अब ये अनकलेक्टेबल है, तो वो एक एसेट नहीं रहता। द लॉस ऑफ दिस एसेट रिप्रेजेंट्स एन एक्सपेंस। तो फिर ये एक एक्सपेंस बन जाता है जिसको हम अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ABC company sells most of its inventory on credit. At the end of month, March 31st, account receivables are $100,000. Credit manager reviews the account receivables and estimates that approximately $20,000 of these accounts will prove to be uncollectible. क्रेडिट मैनेजर कौन होता है? जो सारी क्रेडिट डीलिंग्स को मॉनिटर कर रहा होता है, वो देखता है कि उधार पे कितनी चीज़ें हम ले रहे हैं, कितना कुछ हम बेच रहे हैं, कब हमने पैसे देने हैं और कब रिसीव करने हैं। तो क्रेडिट मैनेजर ने देखा कि टोटल 1 लाख जो है डॉलर बनते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स के 31 मार्च तक। इनमें से 20,000 ऐसे हैं जो अब अनकलेक्टेबल हो गए, यानी वो अब नहीं मिलेंगे। रीज़न क्या हो सकता है? हो सकता है कि जिस बंदे ने, जिस कस्टमर ने ये पैसे देने वो बैंकरप्ट हो गए, उसकी कंपनी ही बंद होगी, इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब आप डिक्लेयर कर देते हैं क्रेडिट मैनेजर कि अब ये पैसे वो हमें नहीं पे कर सकता। इसी तरह और भी रीजंस हो सकते हैं कि ज़ुबानी बात हुई है, किसी से फर्स्ट टाइम डीलिंग की थी, वो डीलिंग करके चीज़ें लेके चला गया, अब पैसे नहीं दे रहा, बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं है, तो उसमें भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि अनकलेक्टेबल हो गए। तो इसकी हम एंट्री किस तरह से करेंगे इस 20,000 की, जिसको अनकलेक्टेबल कह दिया गया, क्योंकि एक एक्सपेंस हम कहते हैं अनकलेक्टेबल हो जाता है तो वो एक्सपेंस हो जाता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो हम लिखते हैं अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस। इसको डेबिट कर दिया 20,000 से। क्रेडिट हम अकाउंट रिसीवेबल को नहीं कर सकते। अगर हम अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे उसका मतलब होगा अकाउंट रिसीवेबल कम हो गए 20,000 से।
यानी हमने फिर श्योर कर दिया, कंफर्म कर दिया कि अकाउंट रिसीवेबल अब हमें नहीं मिलेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, ये ख्याल है क्रेडिट मैनेजर का कि क्योंकि टाइम काफ़ी गुजर गया है तो हो सकता है ये अकाउंट रिसीवेबल $20,000 के ना मिले, लेकिन फिर भी चांस है ये मिल भी सकते हैं। 1 साल बाद भी वो पे कर सकता है आपको, 2 साल बाद भी पे कर सकता है। तो डायरेक्ट अकाउंट रिसीवेबल को कम कर देना ये अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, इसलिए उसकी जगह अकाउंट रिसीवेबल की जगह एक और अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, और उसको क्रेडिट करते हैं 20,000 से। इसको आगे देखेंगे ये क्या होता है। एक्सप्लेनेशन, रिकॉर्ड द पार्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल टू बी अनकलेक्टेबल। 1 लाख में से 20,000 को हमने रिकॉर्ड किया कि ये हमारे ख्याल से अनकलेक्टेबल है, ये आगे हमें नहीं मिलेंगे। When we estimate a portion of account receivable to be uncollectible, we cannot directly reduce the balance of account receivable as it is only an estimate, and the account receivable which we consider uncollectible may be collected in future. Therefore, a contra asset account, the allowance for doubtful account, is credited in above entry. अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट हमने पहले भी पढ़ा था जब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री कर रहे थे। हमने कहा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। कॉन्ट्रा एसेट का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जिसको एसेट के जगह पे यूज़ किया गया है। तो हम डेप्रिसिएशन में बिल्डिंग को क्रेडिट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नया अकाउंट बनाया। इसी तरह यहाँ पे हम अकाउंट रिसीवेबल को डायरेक्ट क्रेडिट नहीं कर सकते, तो हमने एक नया अकाउंट बनाया उसकी जगह पे, जिसे कहते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस है तो ये इनकम स्टेटमेंट में आएगा। कहाँ पे? सारे एक्सपेंसेस के साथ आएगा। इसकी क्लोजिंग भी वैसे ही होगी जैसे बाकी सारे एक्सपेंसेस की इनकम समरी में होती है। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्या है? ये कहाँ पे आएगा? ये बैलेंस शीट में एसेट पोर्शन में आएगा। किस तरह से ये शो होता है? हम अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं, उसमें से ये अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को माइनस कर देते हैं, फिर जो वैल्यू बच जाती है उसको हम कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। यानी जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो अकाउंट रिसीवेबल पहले 1 लाख थे, लेकिन इस एंट्री करने के बाद हमने कहा कि $20,000 के अकाउंट रिसीवेबल हमें नहीं मिलेंगे, तो हमने लिखा अकाउंट रिसीवेबल $1,00,000 माइनस अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स 20,000। तो बचेंगे अकाउंट रिसीवेबल कितने? 80,000। वो 80,000 जो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहलाएगी अकाउंट रिसीवेबल की, और फिर बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख की जगह हम 80,000 शो करेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम कह रहे हैं ये हमारा एस्टिमेट है, एक अंदाज़ा है हमारा कि जो 20,000 की अकाउंट रिसीवेबल है वो अब आगे कलेक्ट नहीं हो सकते। तो बैलेंस शीट किस तरह से बनेगी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे पहले, फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ लिखी, अकाउंट रिसीवेबल में से अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को लेस यानी कि माइनस कर दिया। 1 लाख में से 20,000 तो 80,000 बच गए। उसके बाद इन्वेंट्री, तो ये टोटल करंट एसेट हो जाएंगे। उसके बाद फिर इसी तरह हम आगे बैलेंस शीट कंटिन्यू करेंगे। फिक्स्ड एसेट आएंगे, इसके बाद फिर लायबिलिटीज़ आएगी और ओनर इक्विटी आएगी। तो इसमें आप एसेट्स का सीक्वेंस भी देख सकते हैं कि सबसे पहले कैश और कैश इक्विवेलेंट आता है, फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आती हैं, फिर नोट रिसीवेबल अगर हुआ तो वो आएगा, फिर अकाउंट रिसीवेबल, और उसके बाद इन्वेंट्री, फिर उसके बाद ऑफिस सप्लाईज, और फिर लैंड बिल्डिंग वगैरह आएंगे। राइटिंग ऑफ एन अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस। राइटिंग ऑफ का मतलब है ख़त्म कर देना, बिल्कुल मिटा देना। Whenever an account receivable from a specific customer is determined to be uncollectible, it is no longer an asset and should be written off. जब आपने ये जो पीछे हमने एंट्री की अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट की, ये फॉर एग्जांपल हमने मार्च 31 को की थी। हमने कहा हमारा अंदाज़ा है कि $20,000 के अकाउंट रिसीवेबल नहीं मिलेंगे। अब वो एंट्री हमने की है मार्च 31 को, और अब जो डेट आ गई है फॉर एग्जांपल वो आ गई है मई, 30 मई आ गई है, या फिर जून आ गया, जुलाई आ गया, यानी उस एंट्री को उस अंदाज़ा लगाए हुए भी 4-5 महीने मज़ीद गुजर गए। तो अब हम कहते हैं कि अब हमें कंफर्म हो गया है, अब ये अकाउंट रिसीवेबल बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि इन अकाउंट रिसीवेबल को हम बिल्कुल ख़त्म कर दें। इस $20,000 या जितने भी, इसको हम बिल्कुल भी शो ना करें, हम इनको मिटा दें अकाउंट रिसीवेबल से, तो उसे हम कहते हैं राइट ऑफ करना। To write off an account receivable is to reduce the balance of customer to zero. अकाउंट रिसीवेबल राइट ऑफ करने का मतलब है कि वो कस्टमर जिससे ये अकाउंट रिसीवेबल मिलने थे उसके बैलेंस को ज़ीरो कर दें, यानी उसकी जो डिटेल हमने बनाई है कि इस बंदे से हमें इतने पैसे मिलने, हम कहें कि ये बंदा बिल्कुल हमें पैसे नहीं दे सकता, तो इससे जो पैसे मिलने हैं वो ज़ीरो हो गए। अब एग्जाम्पल, द कस्टमर डाओ हु ओव्स 5,000 ऑफ ABC कंपनी हैज़ गॉन आउट ऑफ बिजनेस। एक कस्टमर है डाओ जिसका नाम है, उसने हमारी कंपनी से कुछ परचेजिंग की थी, पैसे उसने अभी नहीं दिए थे, देने थे, जिससे हमने अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड किया। $5,000 थे। अब उसकी कंपनी आउट ऑफ बिजनेस हो गई, यानी वो इंसॉल्वेंट हो गया, बिल्कुल बिजनेस डूब गया उसका। तो हमने अकाउंट रिसीवेबल की पहले एक एंट्री की थी, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था। अब हम कह रहे हैं कि $5,000 जो है वो बिल्कुल वो हमें दे ही नहीं सकता, तो अकाउंट रिसीवेबल को हमने राइट ऑफ कर देना है।
तो एंट्री हम करेंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल इस कस्टमर के नाम के साथ क्रेडिट कर देंगे। टू राइट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम डाउ एज अनकलेक्टेबल, तो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट जो हमने अकाउंट रिसीवेबल की जगह ही बनाया था, क्रेडिट किया था पिछली एंट्री में, इसको कम करके डेबिट कर देंगे और अब अकाउंट रिसीवेबल को डायरेक्ट क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि 5,000 हमें बिल्कुल वो नहीं पे कर सकता क्योंकि उसका बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया। अब डिफरेंस देखते हैं बैलेंस शीट में क्या फ़र्क आएगा राइट ऑफ से पहले और राइट ऑफ के बाद। पहले हमने कहा था अकाउंट रिसीवेबल $1,00,000 थे, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट 20,000 इसमें से माइनस किए तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू $80,000 आ गई। अब हम कह रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल $1,00,000 पहले थे, लेकिन यहाँ पे 5,000 क्रेडिट होंगे। 1,00,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो 95,000 बच जाएंगे। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट पहले हमने 20,000 डेबिट किया था, क्रेडिट किया था सॉरी, अब हम 5,000 डेबिट कर रहे हैं तो 20 में से 5 माइनस होंगे तो 15,000 रह जाएंगे। 95 में से 15 माइनस करेंगे तो वही 80 नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब ये है कि चाहे हम राइट ऑफ से पहले रिकॉर्ड करें यानी इस एंट्री से पहले करें या इस एंट्री के बाद करें, अकाउंट रिसीवेबल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू सेम ही रहेगी। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम ये दो एंट्रीज करें, ये भी और ये भी, ज़रूरी नहीं है कि ये एंट्री की जाए, डायरेक्ट हम ये एंट्री करके भी कर सकते हैं, तब भी अमाउंट सेम ही आएगी। तो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट तरीके यूज़ करती हैं। कुछ कंपनीज सबसे डायरेक्ट ये एंट्री सबसे पहले करना मुनासिब नहीं समझती कि एकदम आप अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कंपनीज जो है वो कहती हैं कि सिर्फ ये एक ही एंट्री काफ़ी है, अलग से ये वाला एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करना। तो डिफरेंट प्रेफरेंसेस हैं। डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, ये जो था ये इनडायरेक्ट मेथड था जिसके लिए पहले ये अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस की एंट्री रिकॉर्ड की थी और उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल को दूसरी एंट्री में क्रेडिट किया था। लेकिन एक होता है डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, तो इस मेथड में क्या होता है कि डायरेक्ट आप अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट करें और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। वो जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट वाली चीज़ है उसको बिल्कुल मेंशन ही नहीं करना। Some companies do not recognize uncollectible account expense until specific receivables are determined to be written off. This is called direct write-off method. To write off account receivable of DAO as uncollectible. तो हमने अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट की जगह डायरेक्ट अकाउंट रिसीवेबल्स को ही क्रेडिट कर दिए। ये है डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड। The balance sheet approach of estimating credit losses. Most widely used method of estimating uncollectible account is based on aging of account receivable. ये जो अकाउंट रिसीवेबल को हम एक शेड्यूल बनाते हैं जिसमें हम बताते हैं कितने अकाउंट रिसीवेबल्स की जो ड्यू डेट थी उसको गुजरे हुए 1 महीना हो गए, कितनों के 2 महीने हो गए, कितनों को 3 महीने हो गए। तो इस शेड्यूल को हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग करना। यानी हम अकाउंट रिसीवेबल को उनकी एज के हिसाब से, यानी जितना अर्सा उनको ड्यू हुए हुए जो मखसूस टाइम हमें दिया था उस टाइम को गुजरे हुए जितना टाइम गुजर गए उसी हिसाब से हम सारे अकाउंट रिसीवेबल को अलग अलग हेडिंग में डालते हैं। तो इसको एजिंग कहते हैं। एजिंग से ये फ़ायदा होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन से अकाउंट रिसीवेबल को की जो ड्यू डेट थी उसको गुजरे हुए बहुत टाइम गुजर गया, तो फिर हम उसी बेसिस पे ये कहते हैं कि ये अकाउंट रिसीवेबल जो है वो अनकलेक्टेबल होंगे, इनको राइट ऑफ कर देना। दिस मेथड इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट अप्रोच। एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल मीन्स क्लासिफाइंग ईच रिसीवेबल अकॉर्डिंग टू इट्स एज। करते किस तरह एजिंग, इस तरह शेड्यूल बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने हमें पैसे देने हैं, जिनसे अकाउंट रिसीवेबल हमें मिलने, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ये सारी एग्जांपल्स हैं कंपनीज की। टोटल इस कंपनी से इतने पैसे मिलने, इससे इतने, सबसे टोटल कितने अकाउंट रिसीवेबल मिलने वो लिख के नीचे फिर सारा अकाउंट रिसीवेबल का टोटल। तो टोटल हमें 50,000 अकाउंट रिसीवेबल मिलने, किस किस कंपनी से कितने मिलने वो यहाँ लिखा है। सेकंड कॉलम है नॉट येट ड्यू। ऐसे कौन से अकाउंट रिसीवेबल्स हैं जिनकी ड्यू डेट अभी तक नहीं आई। ड्यू डेट का मतलब है कि कस्टमर ने अगर कहा था कि मैं 1 महीने में पेमेंट कर दूंगा तो अभी तक वो 1 महीना नहीं आया, तो यहाँ पे हम इस कॉलम में वो लिखते हैं रिसीवेबल्स इनमें से जिनकी अभी तक ड्यू डेट नहीं आई। तो फॉर एग्जांपल ये 4 ऐसे हैं जिनकी ड्यू डेट नहीं आई। उसके बाद हम लिखते हैं 1 to 30 डेज पास ड्यू। ऐसे कौन से अकाउंट रिसीवेबल है जिनकी ड्यू डेट भी आ गई और ड्यू डेट को गुजरे हुए 1 से लेके 30 दिन हो गए, यानी कि ड्यू डेट फॉर एग्जांपल 1 महीना ड्यू डेट थी, उस 1 महीने को गुजरे हुए भी 30 दिन और गुजर गए, मज़ीद 1 महीना गुजर गया। तो यहाँ पे इस कॉलम में हम वो रिसीवेबल्स लिखेंगे जिनकी ड्यू डेट को गुजरे हुए 1 महीना और गुजर गया। फिर उसके बाद 31 to 60 डेज़, 31 to 60 डेज़ बनते हैं 2 महीने। तो अब हम इस कॉलम में वो रिसीवेबल लिखेंगे जिनकी ड्यू डेट को गुजरे हुए 2 महीने गुजर चुके हैं। फिर उसके बाद 61 to 90 वो अकाउंट रिसीवेबल जिनकी ड्यू डेट को गुजरे हुए 3 महीने गुजर चुके हैं। और ओवर 90 डेज़ पास ड्यू, यानी जिनकी
ड्यू डेट को गुजरे हुए 90 से ज़्यादा, फिर जितना भी हो जाए, तो 90 से ज़्यादा का मतलब है कि 3 महीने से ज़्यादा हो गए। अकाउंट रिसीवेबल तो करंट इसीलिए है ना, क्योंकि वो 3 महीने के अंदर अंदर हम कहते हैं मिल जाएगा। अगर 3 महीने से ज़्यादा टाइम गुजर गया तो फिर इनके बारे में हम डाउट में पड़ जाते हैं। हम कहते हैं कि ये जो है ना, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये अब हमें नहीं मिलेंगे, तो इनको हम अनकलेक्टेबल कह सकते हैं। ये शेड्यूल जो है हमने बना लिया, ये क्या है, एजिंग शेड्यूल अकाउंट रिसीवेबल का। इसके बाद हम क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल। इसमें से हम एस्टिमेट करते हैं कि कौन से अकाउंट रिसीवेबल अनकलेक्टेबल हैं, जो नहीं मिलेंगे। अ शेड्यूल शोइंग ग्रुप्स टोटल्स फ्रॉम एजिंग शेड्यूल एंड हाउ एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट इज कंप्यूटेड। हमने इसमें करना क्या है कि ये सारे ग्रुप्स जो बने थे, नॉट येट ड्यू, 1 to 30 डे पास ड्यू, 31 to 60 डे पास ड्यू, और ये सारे, इन सब का टोटल हमने लिखना है। इन सब का टोटल, नॉट येट ड्यू का टोटल 25,500, यहाँ पे इनके नाम लिखे और यहाँ सामने इनका टोटल लिख दिया। तो यहाँ ये जो है टोटल इनके हॉरिजॉन्टली आ रहे थे, यहाँ इनको ऐसे वर्टिकली हमने लिख दिया। टोटल ऑफ एज ग्रुप या एज ग्रुप टोटल, ये हमने इस लाइन में लिखा। टोटल जो है 50,000 अकाउंट रिसीवेबल हैं। उसके बाद लिखा है परसेंटेज कंसीडर्ड अनकलेक्टेबल। ये जो अकाउंट रिसीवेबल है टोटल, इसमें से कितना परसेंट, हर क्लास का, हर ग्रुप में से कितना परसेंट हमारे मैनेजर ने कहा है कि वो अनकलेक्टेबल है। तो मैनेजर ने अंदाज़ा लगाया कि जो अभी तक ड्यू नहीं हुए उनमें से हो सकता है 1% जो है वो ना मिले, अनकलेक्टेबल हो। जिनको 1 से 30 दिन ड्यू डेट को गुजर चुके उसके 3%। तो आप देखें जितना टाइम ज़्यादा होता जा रहा है उतनी परसेंटेज बढ़ती जा रही है। तो इससे ये शो हो रहा है कि जितने ड्यू डेट को गुजरे हुए जितना टाइम ज़्यादा होता जा रहा है उतने ही अकाउंट रिसीवेबल के मिलने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। तो अब ये अमाउंट कैसे आएगी, अनकलेक्टेबल अकाउंट एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड मतलब ये सारी परसेंटेज, ये सब एस्टिमेट है, अंदाज़ा है। 25,000 का 1% लेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, तो 255 आएगा। इसी तरह इसका लेंगे, इन सब का लेंगे, ये आ गया, इन सब का टोटल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 50,000 में से 2,840 अकाउंट रिसीवेबल वो हमारा अंदाज़ा है कि वो अनकलेक्टेबल है, वो हमें नहीं मिलेंगे। अब प्रॉब्लम करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए।